हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। तो आज हम लोग एक मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है जो ऑलरेडी दिया जा चुका है और सारे कॉपी इवेलुएट किए जा चुके हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस एंड ईरान कन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो क्वेश्चन के दो पहलू है। फर्स्ट पार्ट यहाँ से आ गया कि इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा और इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इम्पैक्ट, दो प्रभाव यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एक तो इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशन है, रिश्ता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बढ़ते अमेरिका ईरान संघर्ष का प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस पर ऑलरेडी सारे कॉपी इवेलुएट हो चुके हैं, लेकिन किसी कॉपी में डायग्राम हमें नहीं मिला है देखने को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर डायग्राम बनाना मस्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल आंसर पे डायग्राम के साथ कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा, आपको सुनना है और आराम से अपने हिसाब से आंसर बना के इसको लिख। ठीक है ना, बस ध्यान रखना है क्या क्या लिखना है। तो ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्मेट जो होता है बीपीएससी का, जो एग्जाम में लिखे जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं पहले इंट्रो पार्ट पर कि हमको इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। देखो अब अगर आप देखोगे ईरान का जो लोकेशन देखोगे तो वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, मिडिल ईस्ट में। ठीक है ना, जिसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। मिडिल ईस्ट बोल लो, वेस्ट एशिया बोल लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे ध्यान से सुनना और सुन के एक बार रट, मतलब अभी याद हो जाना चाहिए और उसको लिखना है। तो देखो अब क्या है, अगर वेस्ट एशिया देखो ना दोस्तों, तो वेस्ट एशिया क्या है कि हमेशा उसमें सिविल वार ये सब चलते रहता है। एक दूसरे से इथनिक कन्फ्लिक्ट होते रहता है, सिया सुन्नी के बीच में लड़ाई होते रहता है दोस्तों। ठीक है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई करते रहता है। तो मिडिल ईस्ट का आपको है ना मैप याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट का जो स्टेबल होना पूरे दुनिया के पीस के लिए, शांति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करो कि मिडिल ईस्ट को स्टेबल होना क्यों जरूरी है दोस्तों, पूरे दुनिया के लिए के शांति के लिए जरूरी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर देखो तो पूरी दुनिया जो है ना दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट पर डिपेंड है। क्या चीज़ के लिए, तेल के लिए, एनर्जी पर्पस के लिए। ठीक है ना, तो अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मिडिल ईस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो क्या होगा कि जितने भी एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के लिए जो डिपेंडेंट है पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट पर, या खासकर इंडिया डिपेंडेंट है, तो क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, तेल का उत्पादन बंद हो जाएगा, तेल का दाम पूरे हाई हो जाएगा। ठीक है ना, कच्चा तेल का दाम जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का लिखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट मत करो कि ईरान और यूएसए के बीच में लड़ाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस। थोड़ा बताओ कि मिडिल ईस्ट ईस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, ये लिख दो। सेकेंड में आपको क्या लिखना है दोस्तों, ईरान और यूएसए का जो खराब होने वाला जो कारण है ना, जो क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्यों हुआ, एक क्यों खराब हुआ। तो आपको पता होगा कि जो ट्रम्प के पहले, कहानी सुनो पहले, ट्रम्प के पहले क्या था, ओबामा सरकार थी। तो ओबामा सरकार ने क्या किया था, ओबामा प्लस बहुत सारे कंट्री जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्होंने एक डील साइन किया था ईरान के साथ, जिसको बोला जाता है ईरान ईरान परमाणु समझौता, जिसको जैकपोआ डील भी बोलते हैं। ठीक है ना, यू कैन गूगल इट, इसको आप गूगल करके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी वाले बच्चों के लिए ईरान परमाणु समझौता। इसमें कितने कंट्री थे, P5, मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 5 परमानेंट मेंबर प्लस एक परमानेंट मेंबर था, एक और था। ठीक है ना, P5+1, जैसे 5 में कौन कौन आ जाएगा आपको, यूएसए आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद चाइना आ जाएगा और रसिया आ जाएगा, 5 हो गए। और एक जर्मनी था और एक और था यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, तो वो जनरली जो कंट्री में देखा जाए तो 6 कंट्री था। परमानेंट 5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन है, और एक मेंबर जो था वो जर्मनी था। ठीक है ना, तो इसलिए कहानी सुना रहा हूँ ना कि ये कहानी सुनो, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको याद हो। तो जो ईरान परमाणु समझौते हुए थे, 6 कंट्री जो मिल के किया था, तो इसमें क्या था कि ईरान जो है ना, वो अपना जो परमाणु बम जो होता है, न्यूक्लियर एटम बम जो होता है, वो अपना नहीं बनाएगा। और इसको जो
इसको है ना सिविल पर्पस के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दोस्तों सिविल पर्पस के लिए यूज करेगा, वेपन नहीं बनाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा कि हर साल ईरान पर चेक किया जाएगा कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा एक डायलॉग था, बहुत अच्छा एक डील था जो ओबामा ने किया था। लेकिन ट्रंप सरकार आया, ट्रंप सब उथल पुथल सारे न खराब करके डील से एक अपने आप वापस कर लिया, डील डील से अपने आप को बाहर कर लिया, ठीक है ना। जो बाकी जो 5+1 6 कंट्री है उनसे विचार भी नहीं किया, वापस कर लिया। और क्या किया कि ईरान पर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन क्या होता है ना कि पाबंदी। अगर हम आपको पर पाबंदी लगा देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों कि आप एक दूसरे कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ईरान, अब देखो, अब एक दूसरे के साथ हमको व्यापार करने के लिए अगर हम इंडिया से कुछ सामान बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं दूसरे कंट्री में, तो हम किससे खरीदते हैं? डॉलर में खरीदते हैं, रुपया में नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना। और डॉलर किसका करेंसी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का करेंसी है। उन्होंने क्या करा? सैंक्शन लगा दिया। अब सारे कंट्री को तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेगा तो उस पर भी सैंक्शन लग जाएगा, जिसके कारण हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो डील को ख़त्म किया और क्या किया दोस्तों? सैंक्शन लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट था वहाँ का, जो ईरान के जो जनरल थे ना, सोलोमैनी, उसका क्या हुआ दोस्तों? उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मार गिराया, ठीक है ना, उसको मार गिराया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके कारण क्या हुआ ना कि थोड़ा प्रॉब्लम और बढ़ गया, ठीक है। और अमेरिका ऑलरेडी क्या सैंक्शन लगा के इसकी जो इकोनॉमिक है ना पूरी खराब कर डाला था, ठीक है दोस्तों। ये आपको है ना इंट्रोडक्शन में लिखना है। सबसे पहले फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। मिडिल ईस्ट एक स्टेबल होना चाहिए, जरूरी है। क्यों? वर्ल्ड के पीस के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड इस पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर ईरान यूएसए के बीच में जो हालत खराब हुआ है, कुछ भी अगर लड़ाई होने की नौबत आ जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मिडिल ईस्ट जो है, वेस्ट एशिया, उसमें तो पीस रह नहीं पाएगा। क्योंकि अगर देखो तो ईरान जो है ना, ईरान और उसके जो अगल बगल के कंट्री है ना, सारे ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, सारे ईरान के एनिमी हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तो जो स्टेबिलिटी जो है मिडिल ईस्ट में वो नहीं रह पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा? पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ेगा। तो ये इंट्रो लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मेन बॉडी पर। क्वेश्चन पूछा है इम्पैक्ट, क्वेश्चन पूछा है इम्पैक्ट ऑन इंडिया, प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहला ऊर्जा सुरक्षा, जिसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। देखो क्या होता है, इंडिया जो है ना बहुत सारे अमाउंट में जो तेल था, कच्चा तेल था, वो किससे खरीदता था दोस्तों? ईरान से खरीदता था। लेकिन अमेरिका ने क्या करा? प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रतिबंध लगा दिया? कि अगर कोई भी कंट्री ईरान से खरीदेगा तो हम उस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका ये बोला, ठीक है ना। उसको बोलते हैं काटसा। काटसा एक एक्ट है, जिसको आप गूगल कर सकते हैं। काटसा एक एक्ट है जिसने अमेरिका पास किया। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि सपोज करो ये ईरान है और ये भारत है, ये इंडिया है, तो इस पर वो लगा हुआ है। ईरान पर क्या लगा हुआ है दोस्तों? ईरान पर लगा हुआ है सैंक्शन, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो काटसा जो एक्ट पास किया गया है यूएसए में, यूएसए के जो असेंबली है वहाँ से पास किया गया है कि अगर ईरान से कोई भी कंट्री व्यापार करेगा ना, तो एक काटसा जो एक्ट है, जो प्रतिबंध है ना, जो व्यापार करने वाला कंट्री उस पर भी लग जाएगा। एक तरह से सैंक्शन उस कंट्री पर लग जाएगा। ये मोटा मोटी क्या है ये बताना चाह रहा है कि ये एक्ट क्या है, ठीक है। तो जैसे ही काटसा के डर से इंडिया ने क्या करा ना दोस्तों, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। और उसका जो ट्रेड है ना, जो आयात निर्यात वाला जो कंसेप्ट है ना, 80% के आसपास गिरावट आ गई ईरान ईरान से। हम लोग ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर खरीदते तो हम पर भी प्रतिबंध लग जाता। ये हो गया दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी। इसको लिख के ऊर्जा सुरक्षा में जो कहानी सुनाया वो कहानी को आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों छवार पोर्ट। छबहार पोर्ट देखो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। हालांकि इस पर कुछ एक्सेप्शन मिला था, लेकिन वो लिमिटेड समय तक था। तो छबहार पोर्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, इसमें आपको इसका इमेज बनाना जरूरी है। अब इमेज कैसे होगा हम बताते हैं आपको। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पोर्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? छबहार पोर्ट, ठीक है। तो ये इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। और इंडिया डेवलप इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया जो है ना, यहाँ से पाकिस्तान को होते हुए अफगानिस्तान को जाना चाहता था पहले। लेकिन पाकिस्तान से हमारा जो रिलेशन है ना बहुत ख़राब है, तो पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता है।
तो हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए जो अफगानिस्तान में इंटर करने का, वहाँ से ट्रेड करने का। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे बिलियन डॉलर रुपए खर्च कर दिए हैं अफगानिस्तान को बनाने में, अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस दिखाने में, ठीक है ना। तो एक अदर अल्टरनेटिव था हमारा एयरपोर्ट। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि मुंबई से हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ से ये डायग्राम बनाना है, बस ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। अगर बनाते हैं बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पोर्ट डेवलप कर देंगे, उसके बाद यहाँ से हम रोड और रेल लिंक डेवलप करेंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से अफगानिस्तान में इंटर करके फिर अफगानिस्तान में हम जाके वहाँ पर ट्रेड करेंगे, वहाँ पर हम सामान पहुँचाएंगे। तो इंडिया हाल में ही क्या एक गेहूँ जो वीट बोलते हैं वो इसी छबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान में पहुँचाया है, ठीक है ना। अब क्या है ना कि दोस्तों जब सैंक्शन लग गया ना, तो हम ट्रेड रूट जो है यहाँ का जो डेवलपमेंट है, ये जो एरिया है यहाँ पर जो रेल डेवलप करना चाहते हैं, रूट और रोड बनाना चाहते हैं, तो वो सब के लिए हमारे पास क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ये क्या है ना, सैंक्शन के कारण ये सब सारे बंद हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये रूट जो हम डेवलप कर रहे हैं ना, वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, उसमें लेट होगा। तो चबहार पोर्ट आ गया इम्पैक्ट, ठीक है। सेकेंड, रेमिटेंसेंस। तो रेमिटेंसेंस मतलब क्या होता है, भेजा हुआ धन। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। अब अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट जो है उसमें बहुत सारी कंट्री है, इराक है, सऊदी है, उसके बाद बहरीन है, यूएई है, ईरान है, ओमान है, बहुत सारे हैं, देख लेना मैप में। तो वहाँ पर इंडियंस हमें ना बहुत सारे गए हुए हैं वहाँ पर काम करते हैं, खासकर लेबर काम करते हैं या छोटे मोटे जो काम करते हैं वहाँ पर करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर वगैरह गए हैं वहाँ पर काम करते हैं। तो वहाँ से जो डॉलर भेजते हैं ना, कमा कमा के जो पैसा इंडिया में भेजते हैं ना, उसको रेमिटेंस बोला जाता है, भेजा हुआ धन बोला जाता है, ठीक है। तो जब मिडिल ईस्ट में जब स्टेबल नहीं रह पाएगा, पीस नहीं रह पाएगा, हमेशा सिविल वार चलेगा, इंडिया के जो बंदे वहाँ पर हैं वहाँ से उनको वापस आना होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन भी चलाया गया था। जब ओमान और यमन में यमन में क्या हुआ था कि सिविल वार चल रहा था, तो हमारी नौसेना गई थी वहाँ से, बंदे लोग को निकाल के ले आई थी, ठीक है ना। तो क्या है ना कि जब वहाँ से आ जाएगा ना, पूरे इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, तो वहाँ से धन आना भी कम हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा ना दोस्तों कि रेमिटेंसेस पर भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है आयात। हम इस ईरान को आयात भी नहीं कर पाएंगे। जो हम ईरान को और जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्री सबको भेजते हैं, हम क्या कर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आयात भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जो छबहार पोर्ट का जो इमेज है ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इमेज इमेज है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको हम बोलो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये भी एक इंडिया का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ठीक है ना। एक कॉरिडोर क्या होता है, कॉरिडोर मतलब होता है हिंदी वाले बच्चों रास्ता। नॉर्थ साउथ मतलब क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ से जो रास्ता जाएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, दक्षिण से पूरब की तरफ जो जाएगी रास्ता, नहीं दक्षिण, नॉर्थ को बोलते हैं पूरब, हाँ देख लेना एक बार, सॉरी पूरब भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं नॉर्थ को हिंदी में। तो जो साउथ से जो नॉर्थ की तरफ जाएगी ना रास्ता, ठीक है ना दोस्तों, तो वो एक कॉरिडोर इंडिया बनाना चाहता है। अब बनाएगा कैसे दोस्तों, उसको आप देख लो मैप को, मैप आपको याद होना चाहिए। सेकंड मैप देखो यहाँ पर, इंडिया को अगर सपोज कर लो ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों, रसिया में है, ठीक है ना। तो इंडिया को अगर ट्रेड करना होता है, व्यापार करना होता है, तो इंडिया यहाँ से रसिया जाने के लिए कौन सा रूट फॉलो करता है, ये वाला रूट फॉलो करता है। पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से रेड सी है, उसके बाद मेडिटेरियन सी है, फिर ऐसे घूम के यहाँ जाएगा, कितना लंबा रूट है। तो इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया कि एक नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, और साउथ दक्षिण हो गया, ठीक है ना। साउथ हम डायरेक्ट इतना घूम के जाना है, इससे डायरेक्ट हम सीधे सीधे क्यों नहीं चले जाए। तो वहीं इंडिया इनिशिएटिव किया कि हम यहाँ से पहले जाएंगे ईरान। ईरान में एक पोर्ट है, उसका नाम है बंदर अब्बास, ये आपको याद होना चाहिए, बंदर अब्बास। और जो पहले हम लोग पढ़े थे वो छबहार पोर्ट था, दोनों ईरान में है, दोनों छबहार को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है ना, अ, दक्षिण से उत्तर वाला जो कॉरिडोर है ना, ये क्या है ना, बंदर अब्बास हो जाएगी। फिर पूरे ईरान से हम कवर करते करते एक कैस्पियन सी है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर अजरबैजान है, ठीक है ना, अजरबैजान जाएंगे। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद ये दोनों नाम रटने की जरूरत नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट हम सेंट पीटर्सबर्ग या रसिया पहुंच जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये डायग्राम बनाना होगा,
ये वाला यहाँ से बनाना होगा। अब शॉर्टकट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री का नाम लिखना नहीं है, डायरेक्ट एक पॉइंट यहाँ डालो, फिर यहाँ डालो, फिर यहाँ डालो, यहाँ पर लिख दो इंडिया, यहाँ पर लिख दो बंदर अब्बास ईरान, यहाँ पर लिख दो अजरबैजान, ठीक है ना, फिर यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो रसिया, ठीक है ना। बस ऐसा ही एक लाइन खींच के बना देना है, बाकी वो चेक करने वाला समझ जाएगा। तो आपको क्या है दोस्तों, 2 इमेज बनाना ही बनाना है, ठीक है। यहाँ तक दिख क्लियर। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर ईरान यूएसए का रिलेशन सक्सेस नहीं हो पाया तो। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है ना वो ईरान से होते हुए जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडियन डायस्पोरा। अब तो उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। डायस्पोरा मतलब वो होते हैं ना दोस्तों, जो जाके उस कंट्री में बस गए हैं। जैसे यहाँ के बंदे लोग जाके वहाँ बस गए हैं, अमेरिका में बस गए हैं, वहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं। वैसे ही बहुत सारे बंदे होंगे जो ईरान में बस गए होंगे, मिडिल ईस्ट में बस गए होंगे, ठीक है ना, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए होंगे। तो क्या होगा कि उन डायस्पोरा जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो इंडियंस है, तो इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको उनको प्रोटेक्ट करे। उनमें भी ये प्रॉब्लम आया मतलब देखा जाएगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इसके अलावा भी और अगर आपको पता होगा तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहलू हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, फर्स्ट पहलू भी कर लिया। अब आते हैं सेकंड की तरफ। ये दोनों मैप याद होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। देखो अब क्या है, इंडिया और ईरान का रिलेशन खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी बीच में ऐसा होने हुआ था, ईरान की तरफ से ऐसे डायरेक्शन आए थे। अब कैसे होगा खराब, अब देखो क्या है, जब अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा, सैंक्शन लगा देगा, तो हमें तो ईरान से कुछ सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, ना हम तेल खरीदेंगे, और ईरान का पूरा इकोनॉमी तेल पर ही चलता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ना कि ईरान क्या करेगा, अब हम नहीं खरीदेंगे तो ईरान क्या करेगा, कोई और अलग प्लेयर ढूंढेगा कि जो हमसे आगे खरीदे, ठीक है ना। तो ईरान का जो जगह है, ईरान के जो अंदर जो जगह बनाना जो हम चाहते थे, जो अमेरिका के कारण बना नहीं पा रहे हैं, वो स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चाइना को है ना अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा, और चाइना को कवर कर लेगा। अगर आप देखेंगे तो चाइना ऑलरेडी बोला है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर क्या करेगा, ईरान में इन्वेस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो एक इंडिया ईरान का रिलेशन खराब हो सकता है, ठीक है ना। इंडिया यूएसए का भी रिलेशन खराब हो सकता है। मतलब अगर हम ईरान का साथ दिए तब यूएसए के साथ भी हमारा रिलेशन खराब हो सकता है। एक तो सबसे पहले काटसा जो एक्ट था, जो प्रतिबंध जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, वो लगा देगा हम पर, ठीक है ना। ऑलरेडी जो हमारा क्वेड ग्रुप चल रहा है, डिफेंस डील चल रहा है, ठीक है ना। क्यों चल रहा है क्वेड ये सब, कि हम जो चाइना का जो एग्रेसिव नेचर है ना, चाइना को हम काउंटर कर सके, बैलेंस कर सके, दोनों बैलेंस कर सके, ठीक है ना। और वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और सेकंड क्या है ना कि रसिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, ये है ना एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बना के एक साथ हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। मतलब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि रसिया क्या है, यूएसए का दुश्मन है, चाइना क्या है, यूएसए का दुश्मन है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कटोरा लेकर भीख मांगता है, तो हमेशा चाइना के आगे पीछे करते रहेगा। ईरान से ऑलरेडी रिश्ता खराब हो सकता है, तो चारों एक ग्रुपिज्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है इंडिया इजराइल और इंडिया सऊदी रिलेशन। अगर आप देखोगे ना मिडिल ईस्ट में, तो इजराइल सऊदी से लेके जितनी भी कंट्रीज जो है ना, अधिकतर ईरान के दुश्मन है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं, बस शिया सुन्नी का लड़ाई है, ठीक है। अगर ईरान का देखा जाए तो ईरान का जो मुस्लिम में भी 2 धर्म होते हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है ना। तो शिया सुन्नी का लड़ाई है। ईरान में जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो पर्सन है, जो मुस्लिम मुस्लिम है, वो शिया है, और बाकी जगह सुन्नी है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलते रहता है। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो इजराइल से हमारा प्रॉब्लम आ सकती है। और इजराइल से क्या है ना कि हम लोग अभी जितने भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, सारे मिसाइल वगैरह सारे हम कहाँ ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं। इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सऊदी के साथ हमारा ऑलरेडी रिश्ता खराब हो सकता है, और सऊदी के साथ रिश्ता खराब होगा तो सऊदी कहाँ मूव करेगा, पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा ना, कि उथल पुथल होगा और पीस खराब हो जाएगा ना मिडिल ईस्ट में। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस है ना, जो तेल का जो डिमांड है ना, प्राइस है ना, एक बैग बूस्ट कर जाएगा। और हमारे पास पता है कि हमारे पास सब चीज़ है लेकिन तेल की कमी है, तो इसके कारण क्या है कि हमें इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा।
ये सेकंड पहलू हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या है ना कि हम कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, इसमें सजेशन देखते हैं, सजेशन हम देते हैं कि रिश्ते को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। दिस इज नॉट मैंडेटरी कि अगर कंक्लूजन लिखना ही नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम इसमें क्या दें दोस्तों, इसमें हम सजेशन दें कैसे किया जा सकता है। सजेशन देखो क्या है, वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं कूटनीति, हमें कूटनीति करना होगा किसके साथ, यूएसए के साथ। यूएसए को समझाना पड़ेगा कि देख भाई, अगर हम चबहार पोर्ट बना रहे हैं तो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं, और तुम चाहते हो कि अफगानिस्तान पीसफुल रहे, तभी तो तुम वहाँ से अपना फौजी निकालोगे, ठीक है। अभी जो तालिबान के साथ तुम डील कर रहे हो, तो अफगानिस्तान का पीसफुल होना जरूरी है। अगर हम चबहार पोर्ट में काम नहीं करेंगे, कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो समझाना पड़ेगा। सेकंड, समझाना पड़ेगा कि अगर हम अपना प्रेजेंस हम ईरान में नहीं दिखाएंगे तो चाइना आके कब्जा कर लेगा, चाइना अपना प्रेजेंस बना लेगा। ये ना तुम्हारे इंटरेस्ट में होगा, ना मेरे इंटरेस्ट में होगा, ठीक है। तो क्या है ना कि यूएस भी जानता है, इसीलिए क्या है ना कि यूएस है ना एक्सेप्शन कर दिया था इंडिया को, ठीक है ना। अब देखो, अब ये हो गया डिप्लोमेसी। सेकंड है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ऊर्जा विधिकरण। अब देखो क्या है, इसमें अलग अलग पहलू है। अगर सपोज करो कि ईरान से हमारा तेल खरीदना बंद हो गया, क्योंकि हमको डर है कि हम पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो हम सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंड ना हो, बाकी कंट्रीज पर भी डिपेंड हो सके, ठीक है ना। जैसे कि साउथ अमेरिका में देखोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, साउथ अमेरिका के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर बहुत तेल मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज में तेल मिलता है, इवन यूएसए के साथ तेल मिलता है, तो हम वहाँ से खरीद सकते हैं। हम सिर्फ मिडिल ईस्ट, ईरान, इस सब पर डिपेंडेंट ना हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम दूसरे भी ऑप्शन रहे हमारे पास। सेकेंड क्या है कि हमको कोशिश करना चाहिए, जो इंडिया ऑलरेडी कर रही है, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कंसेप्ट देखे होंगे, ये सब को एग्जाम्पल में कोट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन लिख के छोड़ने से नहीं होगा, यहाँ पर कोट मतलब क्या, कोट उसको उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ग्रीन एनर्जी को फोकस करना है, इलेक्ट्रिक कार को फोकस करना है, ठीक है ना, जिसके कारण हम तेल की खपत पर कम लगा सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड मतलब क्या होता है ना कि सपोज करो कि ट्रेड किससे होता है, डॉलर से होता है, तो डॉलर पर तो प्रतिबंध लगा देगा अमेरिका, तो क्या है ना कि चलो ईरान ईरान ऐसा करते हैं कि हम तुमसे तेल लेते हैं लेकिन हम रुपीज़ में पे करेंगे, ये सिस्टम भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वे फॉरवर्ड इतना हो गया, दो तीन और अपने मन से लिख सकते हैं। ओवरऑल क्या है ना कि एक मॉडल है जिससे आप बढ़िया आंसर तैयार कर सकते हैं। इसमें दो इमेज है, जो अभी तक किसी ने आंसर शीट में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इमेज बनाया है। इमेज देना मस्ट है, अदरवाइज नंबर तो मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मॉडल आंसर के साथ। जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर पर, उस पर हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।